Hello everyone, welcome to our channel Rasayan Tech. So, in the lecture series on diffusion, today we will start lecture number 2, where we will study about various types of diffusion. So, let's begin. We have all studied these topics in the previous lectures. I have already explained all these things. So, so today we will start with classification of diffusion. As I already told, diffusion is further divided into 4 types. So first type is molecular diffusion or conductive diffusion. The other type is turbulent or convective diffusion. The third type is Knudsen diffusion, and fourth type is surface diffusion. Basically, diffusion is divided into 4 types. So, okay. So as I already told you that diffusion, the definition of diffusion or the definition of mass transfer is almost similar because diffusion is a process of mass transfers. So the definition of diffusion can be taken as net movement of molecules from higher concentration region to a lower concentration region by virtue of their driving force is called diffusion. So जैसे मैंने पहले बताया था कि डिफ्यूजन हमारा एक प्रोसेस है मास ट्रांसफर का, जिसका डेफिनेशन हम ये ले सकते हैं, ठीक है, इसको हम रेफर कर सकते हैं। ये डेफिनेशन सिमिलर टू डेफिनेशन ऑफ मास ट्रांसफर है। क्यों? क्योंकि मास ट्रांसफर का ही एक प्रोसेस डिफ्यूजन, दैट्स व्हाई द डेफिनेशन सिमिलर। So we will start with first with the molecular or conductor diffusion. So as a name suggests molecular diffusion, तो यहाँ पर जो diffusion है वो molecular level पे होता है, ठीक है, molecules का diffusion होता है. So the transport of molecules from higher concentration to a lower concentration in the stagnant or laminar medium occurs by a mechanism called molecular diffusion. तो जब भी diffusion हमारा किसी stagnant medium में हो रहा होगा, ठीक है, जहाँ पर molecules का higher concentration से lower concentration की तरफ transfer होगा, transport होगा, उसमें वहां पर जो डिफ्यूजन जिस मैकेनिज्म से होगा उसको ही हम मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन बेसिकली होता क्या है, ये एक स्टैग्नेंट मीडियम में अकर होता है पहली बार, ठीक है, और यहाँ पर एक्चुअल माइग्रेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, किसी कंसंट्रेशन मतलब किसी ड्राइविंग फोर्स के रिस्पेक्ट में एक्चुअल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है, ठीक है, और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और स्टैग्नेंट मीडियम के अंदर होता है, मतलब एक रुका हुआ मीडियम है, तो उसी के अंदर मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा है तो ये स्लो डिफ्यूजन है, ठीक है, और मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा है तो बहुत स्लो डिफ्यूजन है हमारा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, और यहाँ पर एक्चुअल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है, या फिर कंसंट्रेशन की जगह पे हमारा कोई और भी ड्राइविंग फोर्स हो सकता है, मतलब किसी न किसी ड्राइविंग फोर्स के अंडर हमारा मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल माइग्रेशन होता है, ठीक है, और उसी माइग्रेशन की वजह से हमारा मास ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो हमारा मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन जो हमारा जो रेट मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन का रेट होता है वो गैसेस के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, देन लिक्विड्स के अंदर होता है, एंड देन वेरी स्लो इन सॉलिड के अंदर होता है। तो यही सेम क्राइटेरिया हम मतलब यही सेम हम फिनोमेना हम देखते हैं मास ट्रांसफर जो हमारा जनरल मास ट्रांसफर हमने देखा था, उसमें भी यही होता था कि मास ट्रांसफर गैस के अंदर ज़्यादा होता था, लिक्विड के अंदर इंटरमीडिएट होता था और सॉलिड के अंदर बहुत स्लो होता था। तो सेम क्योंकि डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ मास ट्रांसफर, दैट्स व्हाई द सेम जो हम कह सकते हैं कि ट्रेंड है वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा। Molecular diffusion is slow process which takes place in stationary fluid. It is a microscopic level of study. जैसे मैंने बताया कि मॉलिकुलर लेवल पे स्टडी है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत डीपली बहुत माइन्यूट लेवल पे स्टडी है, ठीक है, और स्टेशनरी फ्लूइड के अंदर होती है और मॉलिकुलर डिफ्यूजन होता है, ठीक है, सॉरी स्टेशनरी फ्लूइड के अंदर होता है और बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो जनरली मैंने बताया था, जैसे कि मैं क्वेश्चन भी बताते जाऊंगा साथ साथ, तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिफ्यूजन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपको डिफ्यूजन को क्लासिफाई करना होता है, ठीक है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है कि मॉलिकुलर डिफ्यूजन क्या है या टर्बुलेंट डिफ्यूजन क्या है, नट्स एंड सरफेस अलग अलग पूछ सकता है 2 नंबर में, ठीक है, या फिर एक कंबाइंड क्वेश्चन भी आ सकता है टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन बताने के लिए, या फिर कंबाइंड क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि एक्सप्लेन नट्स एंड सरफेस डिफ्यूजन, 10 मार्क्स में भी आ सकता है, आपको 5 मार्क्स दोनों के लिए दिए जाएंगे। तो आपको सबसे पहले डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि व्हाट इज डिफ्यूजन,
ठीक है। डिफ्यूजन आपको जनरल मैं बता दूं, मास ट्रांसफर में कोई भी आप डेफिनेशन बनाना हो किसी भी प्रोसेस का, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे डिफ्यूजन को बनाना है तो हम डिफ्यूजन कह सकते हैं डिफ्यूजन इज अ मास ट्रांसफर ऑपरेशन, ठीक है। इट इज अ मास ट्रांसफर ऑपरेशन। ये आप हर उसमें ऐड कर दो, उसके बाद जो भी उसके अंदर प्रोसेस हो रही है, जो आपने समझा है उस प्रोसेस को बस अपने शब्दों में लिख दो। डिफ्यूजन में आपने क्या समझा है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है बिकॉज ऑफ सम ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। तो आप वही लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है, कि डिफ्यूजन इज अ मास ट्रांसफर ऑपरेशन वेयर ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स या ट्रांसफर ऑफ मास या ट्रांसफर ऑफ मोल्स टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी ड्राइविंग फोर्स। या फिर अगर आप कंसंट्रेशन ड्राइविंग फोर्स मान रहे हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोसेस का, जो मास ट्रांसफर जितने प्रोसेसेस हैं उनका मतलब डेफिनेशन आप खुद से बना सकते हो। करना क्या है, इट इज अ मास ट्रांसफर ऑपरेशन, हर प्रोसेस के आगे लगा देना है, ठीक है। और उसमें आपने जो भी उस प्रोसेस के अंदर जो भी एक्चुअल वर्क हो रहा है उसको आप अपने लैंग्वेज में बस लिख दो, ठीक है। तो आपका डेफिनेशन बन जाता है, ठीक है। तो अब मैंने मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। बट मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन कुछ नहीं है। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन हमारा स्टैग्नेंट मीडियम में होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। स्टेशनरी फ्लूइड के अंदर होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ स्टडी है हमारी, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। सो हमारा गैस के अंदर रेट हाई होता है, लिक्विड में इंटरमीडिएट, और सॉलिड के अंदर बहुत ही स्लो रेट होता है, ठीक है। तो यही आपको मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के अंदर लिखना है। मैं जितने भी कंटेंट इस पीपीटी में शो करता हूँ वो सारे कंटेंट इनफ है। अगर आप उतना कंटेंट हर टॉपिक के ऊपर याद कर लें, अपने नोट्स में लिख लें, और अगर आप उसी को अपने एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने भी यही सेम नोट्स, यही पॉइंट्स अपने एग्जाम में लिखे थे, ठीक है। नट्स एंड डिफ्यूजन। सो नट्स एंड डिफ्यूजन जो है बेसिकली, चलो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। नट्स एंड डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ मिक्सचर इज गवर्न्ड बाय मॉलिक्यूलर वेलोसिटी एज वेल एज कोलिजन विद अदर मॉलिक्यूल्स। अब एक जनरल एस्पेक्ट देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, अगर एक हम क्लोज चैम्बर लेते हैं, ठीक है, एक क्लोज्ड चैम्बर लिया, ठीक है, उसके अंदर एक गैस फील्ड है, ठीक है, और उसके अंदर हमने एक दूसरी गैस को इंसर्ट कराया, तो उस गैस के मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है उस दूसरी गैस के अंदर, दूसरी गैस जो ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट थी, उसके अंदर जो एक नई गैस हमने ऐड कराई, सपोज हम ड्राइगोमेट्रिकली देख लेते हैं सर। सपोज हमारे पास एक सेकेंड, हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, चैम्बर है, इसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, मतलब हाइड्रोजन गैस थी हमारे पास इसके अंदर, ठीक है। और हमने इसके अंदर सपोज इसके अंदर हमने एक नाइट्रोजन गैस हमने एंटर कराई, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होगा इस हाइड्रोजन से फिल्ड कंटेनर के अंदर, वो किस, मतलब उसकी जो वेलोसिटी होगी, उसका जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होगा, वो कैसे गवर्न किया जाएगा, दैट इज गवर्न बाय द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी इन मॉलिक्यूल्स। N2 के मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है उनके ऊपर भी गवर्न होगा, और उनका कोलिजन विद अदर मॉलिक्यूल्स, जो ऑलरेडी प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स है उनके साथ N2 के मॉलिक्यूल्स का कोलिजन किस तरीके से हो रहा है, वो भी एक गवर्निंग फैक्टर होगा फॉर डिटरमाइनिंग द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 इन अ क्लोज चैम्बर फिल्ड विद हाइड्रोजन, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि किसी भी गैस का मूवमेंट जो है वो दो चीज पे डिपेंड करेगा, उसकी वेलोसिटी, उसके मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी, और उसका कोलिजन विद अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो कोलिजन ऑफ द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स विद अदर प्रेजेंट इन मिक्सचर ऑफर द रेजिस्टेंस टू डिफ्यूजन। अब ये बात तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारा डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल दूसरे के अंदर, मतलब डिफ्यूज हो रहे हैं दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, तो वहां पर जो कोलिजन होगा वो एक तरीके से हिंड्रेंस या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा डिफ्यूजन को। ये तो ऑब्वियस सी बात है, समझ में आती है कि अगर डिफ्यूजन हो रहा है और वहां पर दूसरे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो वहां पे जब भी हमारा कोलिजन होगा तो कोलिजन हमारा उसके रेट को, उसके डिफ्यूजन के रेट को डिक्रीज करेगा, एक रेजिस्टेंस या हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो इफ अ गैस डिफ्यूजन अकर्स, अगर कोई गैस डिफ्यूजन हो रहा है इन अ वेरी फाइन पोर,
अब यहाँ से हमारी डेफिनेशन जो है एक्चुअल निट्सन डिफ्यूजन की जो बेसिक बात होती है यहाँ से पकड़ में आती है हमारी, कि अगर हमारा डिफ्यूजन सपोज बहुत ही फाइन पोर है, अगर मैं सपोज यहीं पे मान लो इस एग्जांपल में कि यहाँ पर एक बहुत फाइन सा होल था, ठीक है, उसके अंदर एक ट्यूब लगी हुई थी और बाहर से ट्यूब आ रही थी, उसी फाइन होल से हमारा डिफ्यूजन हो रहा है N2 का, ठीक है। तो अगर एक फाइन होल है, बहुत ही बारीक सा होल है, पोर है, ठीक है, उसके अंदर हमारा डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, पोर एट अ लो प्रेशर, the mean free path of the molecule may be larger than the diameter of the passage, ठीक है। चलो हम इसको एक अलग एग्जांपल समझते हैं। आपने कैटलिस्ट के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है, और कैटलिस्ट के बारे में क्या सुना है, अगर हम एक कैटलिस्ट सरफेस है, ठीक है, तो कैटलिस्ट की सरफेस के अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पोर्स होते हैं। जैसे अगर हम एक 3 डायमेंशनल लें तो ऐसे बहुत सारे पोर्स होते हैं, ठीक है, और उन पोर्स के अंदर एक्टिव साइट्स होती हैं, ठीक है, जहां पर हमारा रिएक्शन होता है। तो अगर हम वही पोर को मान लेते हैं और उस पोर का जो डायमीटर है सिलेंड्रिकल पोर मान लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा, सपोज ये हमारा एक सिलेंड्रिकल पोर है, ठीक है, और इसका जो डायमीटर है, ये जो हमारा डायमीटर है यहाँ पर, वो डायमीटर हम बहुत ही सॉरी ये थोड़ा ऊपर बन गया, सो यहाँ पे हमारे अगर ये डायमीटर इसका जो है वो बहुत ही स्मॉल है, फाइन पोर है हमारा, ठीक है, तो जो ये मॉलिक्यूल का कोलिजन जो होगा, ये मॉलिक्यूल कोलिजन जो होगा वो सरफेस के साथ, सरफेस की तरफ वो फाइन पोर में डिफ्यूजन हो रहा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन जो होगा वो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द कोलिजन विद द वॉल प्रीडोमिनेट द इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन, ठीक है, सॉरी। तो अगर ये फाइन पोर है हमारे पास, इस पोर का डायमीटर बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, और हमारा अगर ये जो मॉलिक्यूल है उसका मीन फ्री पाथ, बेसिकली मीन फ्री पाथ आपको पता होगा, मीन फ्री पाथ होता क्या है, जब भी कोलिजन होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो सपोज अगर ए मॉलिक्यूल है तो ए मॉलिक्यूल का मीन फ्री पाथ वो पाथ होगा दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो भी डिस्टेंस कवर करता है एक मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ यहाँ पर जो होगा मॉलिक्यूल का वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ द पोर, ठीक है। तो होगा क्या, ऐसे केस में क्या होगा कि हमारा जो कोलिजन विथ इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन है उससे उसको प्री डोमिनेट कर जाएगा, कौन सा कोलिजन, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन को हमारा प्री डोमिनेट कर जाएगा हमारा सरफेस के साथ कोलिजन, ठीक है। यहाँ पर लिखा है देन द कोलिजन विथ वॉल, जो हमारी वॉल है पोर की, ठीक है, उसके साथ जो कोलिजन है दैट विल प्री डोमिनेट द इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन। क्यों, अगर आप खुद सोचो कि ये बहुत ही स्मॉल माइन्यूट पोर है, ठीक है, उसके अंदर अगर एक मॉलिक्यूल एंटर करता है तो सबसे, क्योंकि उसके पास एरिया ही नहीं है ट्रैवल करने की, मॉलिक्यूल्स तो रैंडम मोशन करते हैं, उसके पास ज्यादा जगह ही नहीं है, तो वो तुरंत टकरा जाएगा इसके साथ, ठीक है, बिफोर कोलिजन विद अदर मॉलिक्यूल वो पहले कोलाइड कर जाएगा सरफेस के साथ ही, वॉल के सरफेस के साथ ही, इसीलिए सरफेस के साथ जो कोलिजन हो रहा है दैट विल प्री डोमिनेट, वो डोमिनेट कर जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन से, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन होने से पहले ही वो सरफेस के साथ टकरा जाएगा, ठीक है। The rate of diffusion is now governed by its molecular velocity, the diameter of the passage, and of course the gradient of concentration of partial pressure, ठीक है। यहाँ पे ऑफ नहीं है, यहाँ पे और है, ठीक है, concentration और partial pressure, this is और। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, उस मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन का जो रेट है उस पोर के अंदर, दैट विल बी गवर्न्ड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो एंटर कर रहा था, दैट इज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, उस पैसेज का क्या डायमीटर है उस पर डिपेंड करेगा, और कंसंट्रेशन का क्या ग्रेडियंट है, अगर कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट बहुत ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी फिर, ठीक है, या फिर पार्शियल प्रेशर का क्या ग्रेडियंट है, कितने प्रेशर से वो एंटर कर रहा है, तो इन सभी फैक्टर्स पे रेट ऑफ डिफ्यूजन इस केस में डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये जो डिफ्यूजन, इस जिस प्रोसेस से यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज नट्सन डिफ्यूजन एंड बिकम्स इम्पोर्टेंट इफ पोर साइज इज लेस देन 50 नैनोमीटर। और ये जो इफेक्ट है नट्सन डिफ्यूजन, ये हमें कब बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिलता है, दैट कैन बी ओनली सीन व्हेन द पोर साइज इज लेस देन 50 नैनोमीटर। जो 50 नैनोमीटर से कम का पोर साइज होता है तभी हमें ये जो प्रोसेस है या फिर ये जो हमारा फिनोमेना आकर हो रहा है ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो जैसे
अब इसके आगे जो ये मैथमेटिकल फॉर्म्स लिखे हुए हैं, आपको हो सकता है कि अभी समझ में ना आए। अभी हम आगे फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हम डील करेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। तो वहां पर हम देखेंगे कि डिफ्यूजिविटी क्या होती है, ठीक है। तो उसके डिफ्यूजिविटी और फ्लक्स अभी हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, तो वहां से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। अभी मैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन टॉपिक में ही था, तो मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं अभी बता दे रहा हूँ कि जो नड्सन डिफ्यूजिविटी होती है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी के। और डिफ्यूजिविटी बेसिकली कुछ नहीं होती। डिफ्यूजिविटी एक एबिलिटी होती है किसी मॉलिक्यूल की, वो कितना ज्यादा डिफ्यूज हो सकता है किसी अदर मीडियम के अंदर, ठीक है। तो डिफ्यूजिविटी जो होती है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं 2/3 आरपी, ठीक है। इसे हम वीटी बोलते हैं, ठीक है। where Vt is the average velocity due to thermal energy। जो हमारी थर्मल एनर्जी है मॉलिक्यूल की, उसकी वजह से उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है उस गैस की या फिर उस मॉलिक्यूल की, दैट इज कॉल्ड एज Vt, एवरेज वेलोसिटी थर्मल एनर्जी। Rp इज द रेडियस ऑफ पैसेज और कैपिलरी। जो कैपिलरी या जो पैसेज है, पोर है, उसका जो रेडियस है दैट इज कॉल्ड Rp, ठीक है। और वे और अगर हम Vt कैलकुलेट करना चाहें तो Vt हमारा निकलता है 8RT डिवाइडेड बाय पाई m और टू दी पावर हाफ, ठीक है, रेज़ टू पावर हाफ। तो यहाँ पे जो m है वो हमारा मॉलिक्यूलर मास होगा उस डिफ्यूजिंग गैस की या डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल की, ठीक है। R हमारा गैस कांस्टेंट है, ठीक है, 8.314। टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर दे रखा होगा हमें, वो है। और पाई तो, और 8/पाई जो हमारा कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सॉरी, डिफ्यूजिविटी निकालने का फॉर्मूला हो गया। और अब अगर हम फ्लक्स की बात करेंगे, तो जो हमारा फ्लक्स होगा, मॉलिक्यूलर फ्लक्स जे के, ठीक है, जे से रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर फ्लक्स को हम, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो जे के हमें जो होगा वो हम कैसे लिखेंगे, माइनस डी के डी सी ए अपॉन डी जेड, ठीक है। वेयर डी सी अपॉन डी जेड इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, इन जेड डायरेक्शन। और आप अगर डीके की वैल्यू यहाँ पे ऊपर से पुट कर देंगे तो आप इसको इस फॉर्म में भी मतलब सॉरी, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में, अगर हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, और पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट है तो हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। और यूनिट जो है वो हम इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो अभी ये मैथमेटिकल पार्ट है, ये आपको आगे और क्लियर हो जाएगा जब हम डिफ्यूजिविटी और जो फ्लक्स है उसको समझेंगे, तब हम समझ लेंगे इसको अच्छे तरीके से, और मतलब फील से आप समझ पाएंगे, ठीक है। अभी के लिए बस आप ये पॉइंट्स याद कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि नड्सन डिफ्यूजन 2 नंबर में बहुत बार पूछा आता है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। आपको ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, आपको पूरा जैसे लिखा हुआ है, मतलब डिट्टो जैसा लिख रखा है वैसे ही आपको एग्जाम में कॉपी कर देना है, ठीक है, समझ के कॉपी करना है लेकिन, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स यही होने चाहिए भाई, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, एक्सप्लेनिंग वे में लिखे हुए हैं, ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन सरफेस डिफ्यूजन के साथ 10 मार्क्स में आ जाता है, तो आपको ये डायग्राम भी बना देना होगा, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स आप लिख दो, ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख दो, आपको ये इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप ये डायग्राम बना देते हो तो जब 10 नंबर में आए केवल सरफेस डिफ्यूजन और नड्सन डिफ्यूजन, तो आप ये डायग्राम बना दो, प्लस पॉइंट रहेगा आपका, ठीक है। मार्क्स कटने की कोई गारंटी नहीं रहती है, ठीक है। लेकिन अगर 2 नंबर में आए तो आप केवल इतना पार्ट जो है 4 पॉइंट्स है, आप ये लिख दो। आप मैथमेटिकल पार्ट नहीं भी लिखते हो तब भी चलेगा 2 नंबर में। लेकिन अगर 10 मार्क्स में आता है सरफेस और नड्सन मिला करके, ठीक है, मतलब 5 मार्क्स ईच हो जाता है, तो आपको सारे पॉइंट्स, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और हमारा ये डायग्राम भी लिखने की जरूरत है। ये अब हम देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है। वैसे जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं एकेटीयू में अब तक, लेकिन मुझे क्वेश्चन मिला था तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, तो हो सकता है कभी पूछ लिया जाए या फिर कहीं पे यूज हो जाए। यहाँ पे नड्सन डिफ्यूजिविटी निकाली है इथाइलिन की, ठीक है, विद 100 आर्मस्ट्रॉन्ग पोर ऑफ कैटलिस्ट एट 600 केल्विन। तो आप देख सकते हो कि सब कुछ आपको दे रखा है, टेम्परेचर आपको दे रखा है, ठीक है। आपको यहाँ पे पोर का जो रेडियस है वो भी दे रखा है, आरपी दे रखा है हमें 100 आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और क्योंकि हमें पता है कि हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड वहाँ पे यूनिट होती है, इसलिए हमने सेंटीमीटर स्क्वायर उसमें कन्वर्ट कर लिया। आप सेंटीमीटर स्क्वायर में भी ले सकते हो, आप मीटर स्क्वायर में ले सकते हो, ठीक है। लेंथ बेसिकली लेंथ अपॉन टाइम होता है, ठीक है, लेंथ स्क्वायर अपॉन टाइम। तो 180 एम इज इक्वल टू इतना, ठीक है। अब हमें डिफ्यूजिविटी निकालनी थी, तो डिफ्यूजिविटी का फॉर्मूला था 2/3 आरपी। इसमें सारी वैल्यूज हमें पता है, सारी वैल्यूज जस्ट पुट करनी है और मैथमेटिकली उसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में भी 2 नंबर में पूछा सकता है, या फिर
मतलब ऐड करके किसी के साथ पूछा सकता है कि एक्सप्लेन इंस्टेंट डिफ्यूजन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इंस्टेंट डिफ्यूजन, और ये साथ में क्वेश्चन दे जाए 10 मार्क्स में, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया। अगर यहाँ से डिफ्यूजिविटी आपको मिल गई है, तो अगर आपको फ्लक्स पूछ दिया जाए तो आप डिफ्यूजिविटी और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को रख करके आप फ्लक्स में निकाल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम कन्वेक्टिव और एडी डिफ्यूजन की तरफ। तो बेसिकली कन्वेक्टिव डिफ्यूजन, एडी डिफ्यूजन या टर्बुलेंट डिफ्यूजन, ये तीन नाम में जाना जाता है। ये नाम से सजेस्ट हो रहा है कि टर्बुलेंसी इसके अंदर होती है। ठीक है, तो जब भी हम डिफ्यूजन अंडर द इफेक्ट ऑफ इन टर्बुलेंसी करते हैं, ठीक है, मतलब अगर हम शुगर को अगर हम शुगर क्रिस्टल को वाटर में डालते हैं तो शुगर अपने आप डिफ्यूज हो जाएगा, लेकिन उसको आपको 2 या 3 दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा, तो अपने आप पूरा डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, स्टैगनेंट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन हुआ। यहाँ से आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि अगर हम एक ग्लास के अंदर शुगर डाल देते हैं, ठीक है, और उसको 3 डेज के लिए छोड़ देते हैं, तो वो डिफ्यूज हो जाएगा 3 दिन बाद। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फिनोमेना है वो कौन सा फिनोमेना है, कौन सा मैकेनिज्म है, दैट इज मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। क्योंकि मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन बहुत ही स्लो डिफ्यूजन होता है, इसलिए उसको 3 दिन लगे। लेकिन वही अगर हम सॉरी, वही अगर हम उसमें एडी डिफ्यूजन या कन्वेक्टिव डिफ्यूजन मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, मतलब उसके अंदर हम एक स्टिरर, एक चम्मच से स्टिर करते हैं उसको, ठीक है, उसमें टर्बुलेंसी क्रिएट करते हैं, मैकेनिकल एजिटेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब उसका जो डिफ्यूजन का रेट है वो बढ़ जाता है, और आपको विद इन 3 सेकेंड्स आपकी या 1 मिनट के अंदर आपकी सारी शुगर डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या, हमने टर्बुलेंसी उसमें प्रोवाइड करी, मैकेनिकल एजिटेशन दिया उसके अंदर, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एडी डिफ्यूजन या टर्बुलेंट डिफ्यूजन। इसी को हम कन्वेक्टिव डिफ्यूजन भी कहते हैं। तो क्या लिखा है वो देख लेते हैं। When a mechanical agitation is provided to enhance the role of mixing, it causes turbulent motions. This type of diffusion is called eddy or turbulent diffusion. Here, mass transfer occur under the influence of motion in a fluid medium. जो वही बात मैंने बोली, जो वही लिखी है कि किसी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोशन, किसी न किसी मोशन के इन्फ्लुएंस में यहाँ पे मास ट्रांसफर अकर होता है। ठीक है, और ये डिपेंड, जो एडी डिफ्यूजन वो डिपेंड किन चीजों पे करते हैं, दैट विल डिपेंड अपॉन द फ्लो पैटर्न, किस टाइप का फ्लो पैटर्न है, पोजीशन ऑफ फ्लोइंग स्ट्रीम की क्या पोजीशन है, या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एडीज इन द टर्बुलेंट जोन। यहाँ पे आपको फ्लो दिख रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर, मतलब इसका ये मतलब है कि हम इसको, अगर हम कोई फ्लोइंग मीडियम, मतलब कोई पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है या किसी चैनल के अंदर फ्लो हो रहा है, तो वहां पर भी टर्बुलेंसी क्रिएट होती है। अगर आप देखोगे तो ठीक है, आपका टैंक से वाटर आपके टैप तक आता है, उसमें टर्बुलेंसी क्रिएट होती है। ठीक है, तो वहां पर भी टर्बुलेंट डिफ्यूजन हमारा हो सकता है। सपोज हो सकता है कि आपने बीच में ही छत से कोई वाटर आ रहा है, ठीक है, और वाटर हमारे टैप तक आ रहा है, बीच में ही आपने उसमें एक वॉल प्रोवाइड करके वहां पे कनेक्शन करके उसके अंदर आपने सपोज गंगा वाटर जैसे दिल्ली एनसीआर में आता है, तो उसको आपने वहाँ पे ज्वाइन कर दिया, तो आपका गंगा वाटर जो है वो मिक्सअप हो रहा है। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल अंडरग्राउंड वाटर है, तो वहां पर भी टर्बुलेंसी क्रिएट होगी। वहां पर जो मिक्सिंग होगा या फिर गंगा वाटर के जो पार्टिकल्स का डिफ्यूजन होगा नॉर्मल पार्टिकल्स के नॉर्मल अंडरग्राउंड वाटर के अंदर, वहां पर भी टर्बुलेंट डिफ्यूजन या कन्वेक्टिव डिफ्यूजन का रोल प्ले होगा। तो वहां पे जो डिफ्यूजन होगा, कन्वेक्टिव डिफ्यूजन या एडी डिफ्यूजन, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, वो फ्लो पैटर्न कैसा है, फ्लोइंग स्ट्रीम की पोजीशन क्या है, ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है एडहेसिव टर्बुलेंट जोन, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये सारे जो डेफिनेशन और कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सारे कंटेंट आपको एज इट इज याद करने हैं, ताकि आप एज इट इज लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये एक तरीके से आपके नोट्स हैं। ठीक है, सरफेस डिफ्यूजन जो है, सरफेस डिफ्यूजन के अंदर इसमें कोई डायग्राम नहीं है। ठीक है, इसको आपको इतना ही याद करना है। सरफेस डिफ्यूजन, तो सरफेस डिफ्यूजन जैसे आपको समझ में आ रहा है कि सरफेस पे होगा तो मतलब सॉलिड के अंदर ये एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो सरफेस डिफ्यूजन बेसिकली होता क्या है कि जब भी, जैसे मैंने बताया आपको कि कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट का सरफेस है, उसके अंदर पोर होते हैं। ठीक है, पोर के अंदर हमारे एक्टिव साइट्स होते हैं, तो हम ऐसे ही एक्टिव साइट्स का एग्जांपल लेते हैं। एक पोर है, उसके अंदर एक्टिव साइट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, तो जब भी डिफ्यूजन होता है, ठीक है, तो एक्टिव साइट्स पे जाके मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं। ठीक है, वहां पर रिएक्शन करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि एक बार में पूरे सारे जितने भी एक्टिव साइट सारे भर जाते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ एक्टिव साइट्स हमारे मतलब ऑक्युपाइड होते हैं, कुछ अनऑक्युपाइड होते हैं। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स का एक टेंडेंसी होती है एक एक्टिव साइट से दूसरे एक्टिव साइट में जंप करके जाना, उसी को हम सरफेस डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा क्या है। सरफेस डिफ्यूजन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, सरफेस डिफ्यूजन वही मैंने बोला कि एक टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है कि इसका एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब्ड हो गए एक्टिव साइट्स पे, सरफेस पे, उनका ट्रांसपोर्ट टू द अदर एक्टिव साइट
बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि एक जगह पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, दूसरी तरफ एक्टिव साइट्स में तो खाली पड़ी है, तो कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट हो गया, ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन चेंज हो गया, डिफरेंस क्रिएट हुआ ना कंसंट्रेशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, द ट्रांसपोर्ट ऑफ एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑन द सरफेस इज बेसिकली कॉल्ड एज सरफेस डिफ्यूजन, ठीक है। मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब्ड ऑन अ सरफेस रिमेन अटैच्ड टू द एक्टिव साइट्स इफ फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज इज लेस देन 1। वो एक्टिव साइट से जब तक अटैच रहेंगी जब तक हमारा जो सरफेस कवरेज है वो लेस देन 1 है, ठीक है। सम ऑफ एक्टिव साइट्स रिमेन वेकेंट, और वहां पे कुछ एक्टिव साइट्स हमारी वेकेंट रहेंगी। एंड एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल्स ऑलवेज टेंड्स टू माइग्रेट टू द एडजेसेंट एम्प्टी साइट्स, बगल वाले एम्प्टी साइड में माइग्रेट करने की कोशिश हर वक्त मॉलिक्यूल करता रहेगा, अगर वो सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेता है तो जम द एनर्जी बैरियर, क्योंकि कोई ना कोई एनर्जी बैरियर होगा, कोई ना कोई एनर्जी, जब तक उसे एनर्जी मिलेगी नहीं तब तक वो नेक्स्ट एक्टिव साइड में जंप नहीं कर पाएगा। तो इफ द मॉलिक्यूल कैन overcome the energy barrier, if the molecule has sufficient energy to jump the energy barrier, then it will tends to migrate to the adjacent empty sites, ठीक है। and since the active sites are discrete, क्योंकि active site ऐसा तो नहीं एकदम 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 उसका अटैच्ड होगी, डिस्क्रीट होती है, मतलब एक यहाँ पर है तो थोड़ी दूर पे होगी, थोड़ी दूर पे होगी, डिस्क्रीट होती है। तो यहाँ पे जो माइग्रेशन होता है वो हमारे लीप फ्रॉग मैकेनिज्म से होता है, ठीक है। लीप फ्रॉग मैकेनिज्म क्या होता है वो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, या फिर हम उस पर एक अलग सी वीडियो बना देंगे। बेसिकली कुछ नहीं होता है, लीप फ्रॉग मैकेनिज्म एक मुहावरा एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब लीप फ्रॉग मैकेनिज्म होता है क्या है कि मतलब जैसे फ्रॉग हमारा एक पॉइंट से दूसरे हॉप हॉप करके जाता है, उस तरीके से हमारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो भी हॉप हॉप करके माइग्रेट करना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सरफेस डिफ्यूजन का जो फ्लक्स होता है, ठीक है, वो हमारा होता है JS इक्वल्स टू माइनस DS DCS by DZ, ठीक है। DCS by DZ is the concentration gradient in Z direction, DS is the diffusivity, surface diffusivity coefficient या surface diffusivity भी कह सकते हैं हम, ठीक है। और सरफेस कंसंट्रेशन ऑफ द एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल्स ये किलोमोल्स पर मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो सरफेस डिफ्यूजन JS इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सरफेस डिफ्यूजन JS को डिफाइन कर दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इज द नंबर ऑफ मोल्स ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द यूनिट डिस्टेंस ऑन द सरफेस normal to the directional transport of molecule. The experimental value of ds normally ranges between 10 to the minus 4 10 to the minus 5 centimeter square per second. Basically जो ds हमारा diffusivity है, surface diffusivity, उसकी जो range होती है वो 10 to the minus 4 से 10 to the minus 5 तक की होती है, ठीक है। तो accordingly आप इसको याद कर सकते हैं, और ये आप ये डायग्राम बना सकते हैं, तो आपका फुल एंड फाइनल आंसर प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आज की क्लास में हमने क्या देखा, आज की क्लास में हमने 4 टाइप के हमने डिफ्यूजन देखे, ठीक है। पहला डिफ्यूजन हमारा था मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, दूसरा हमारा था नट्सन डिफ्यूजन, तीसरा हमारा टर्बुलेंट डिफ्यूजन, ठीक है, एडी डिफ्यूजन जिसे हम कहते हैं, और हमारा फोर्थ था सरफेस डिफ्यूजन। हमने चारों डिफ्यूजन देखे, चारों डिफ्यूजन को समझा, और चारों डिफ्यूजन में हमें क्या कंटेंट लिखना है हमने वो देखा, ठीक है। और इसके बाद जो है ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, जैसे मास कंसंट्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो मास कंसंट्रेशन हम बेसिकली रो से डिफाइन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे हमारा रो से डिफाइन होता है मास कंसंट्रेशन, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम अगर यहाँ पर आइडियल गैस माने तो हम PI/MI/RT भी कर सकते हैं। कैसे हो गया ये, बेसिकली ये हो गया, अगर हम आइडियल गैस माने तो PV इक्वल्स टू nRT होता है, तो वहां से अगर हम V निकाले तो हमारा nRT अपॉन मतलब nRT अपॉन P आ जाएगा, हाँ P आ जाएगा, ठीक है। तो वही अगर हम nRT अपॉन P यहाँ रख देते हैं तो यहाँ पे नीचे nRT और P जो होगा वो हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो वो न्यूमरेटर में चला गया। और MI अपॉन N जो होता है, बेसिकली अगर आपको पता हो तो मोल कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा होगा उसके हिसाब से क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इज बेसिकली कॉल्ड एज नंबर ऑफ मोल्स। तो N यहाँ पर क्या है, यहाँ पर N जो है, बेसिकली मेरा ना पेन अभी चल नहीं रहा है इसलिए मैं आपको लिख के नहीं बता पाऊंगा। यहाँ पे जो N है वो हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा गिवन मास तो दे रखा है, ठीक है, हमने गिवन मास दे रखा है यहाँ पे, तो और यहाँ पे नीचे N आ रहा है, ठीक है। तो गिवन मास अपॉन N क्या होगा, बेसिकली हमारा मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि अगर आप सिंपल मेरी बात को ध्यान से समझो कि PV इक्वल्स टू nRT से हमने V की वैल्यू निकाली थी nRT अपॉन P। nRT अपॉन P को हमने डिनोमिनेटर में रखा तो P हमारा न्यूमरेटर में चला गया।
अब क्या है, P है, ऊपर MI है, स्मॉल MI, ठीक है, और नीचे NRT है। तो MI अपॉन N जो है दैट इज इक्वल्स टू मॉलिकुलर मास, ठीक है। और M क्या है यहाँ पे, MI स्मॉल MI क्या है, दैट इज गिवन मास, और उधर जो बड़ा MI क्या है वो हमारा मॉलिकुलर मास। तो बेसिकली स्मॉल MI अपॉन N इज इक्वल्स टू बिगर MI, ठीक है, दैट इज मॉलिकुलर मास। जो सेकंड वाला है दैट इज टोटल मास कंसंट्रेशन, दिस इज नथिंग जस्ट द समेशन ऑफ इंडिविजुअल मास कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हम देखो यहाँ पे जो वेट है बेसिकली मास फ्रैक्शन इज बेसिकली, हाँ, जैसे हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं उसी तरह से मास फ्रैक्शन भी होता है। तो मास फ्रैक्शन क्या होगा, टोटल हमारा जो मास कंसंट्रेशन है, ठीक है, और उसको हम सॉरी इंडिविजुअल मास कंसंट्रेशन जो है उसको हम डिवाइड कर लेंगे टोटल मास कंसंट्रेशन से, तो हमारा मास फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ith कंपोनेंट क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन आपको पता ही होगा, दैट इज N अपॉन V, ठीक है, और दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय PI अपॉन RT। टोटल मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, इन्हीं का अगर हम इंडिविजुअल का समेशन कर देंगे टोटल मोलर कंसंट्रेशन आ जाती है, ठीक है। और इसको हम, हाँ, मतलब वही P बाय RT से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम टोटल प्रेशर लें, ठीक है, टोटल टेम्परेचर लें, तब उसको कर सकते हैं। और एक बेसिक ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर ध्यान रखने वाली, इसका यूज भी बहुत होता है कि लिक्विड के केस में अगर हमारा ये हम मोल फ्रैक्शन कह सकते हैं, लोग लिक्विड के केस में मोल फ्रैक्शन जो होता है हमारा CI अपॉन C होता है। गैसेस के केस में हम Y से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड के केस में हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, CI अपॉन C। बेसिकली इंडिविजुअल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टोटल कंसंट्रेशन ही होता है, ठीक है। PI अपॉन PT भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो हम PI अपॉन PT जनरली हम गैस के केस में कहते हैं, ठीक है। तो हम PI अपॉन PT, CI अपॉन C दोनों ही इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं फॉर मोल फ्रैक्शन इन गैसेस, ठीक है। और आपको पता ही है कि मोल फ्रैक्शन का समेशन जो होता है वो हमारा 1 के बराबर होता है। तो इसी तरीके से हमारे ये सारे फॉर्मूलाज थे, ठीक है, इनका यूज आगे हम डिफ्यूजन में, मास ट्रांसफर में करेंगे। अब एक नई चीज आती है, मास एंड मोलर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो मास एवरेज वेलोसिटी हम पहले देखेंगे, फिर हम मोलर एवरेज वेलोसिटी देखेंगे, ठीक है। इन एन n कंपोनेंट मिक्सचर, एक मिक्सचर इसके अंदर n कंपोनेंट्स है, मतलब हम n2 3 4 1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। n कंपोनेंट मिक्सचर है, गैस मिक्सचर है, ठीक है, या गैस से कोई भी मिक्सचर हो सकता है, लिक्विड मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है। द मास एवरेज वेलोसिटी u इज डिफाइंड एज, द मास एवरेज वेलोसिटी है बेसिकली, यहाँ पे u नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमने गलती से u लिख दिया है, इट इज v इज डिफाइंड एज v समेशन ऑफ pi VI डिवाइडेड बाय PI, ठीक है। यहाँ पे P नहीं है, इट इज रो है, तो रो I VI डिवाइडेड बाय रो I। तो रो I क्या था, हमने पीछे देखा था, रो I इज बेसिकली मास कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट I, ठीक है। समेशन ऑफ मास कंसंट्रेशन, टोटल मास कंसंट्रेशन जो है ये आ जाएगा नीचे, टोटल मास कंसंट्रेशन। ऊपर क्या है हमारा, इंडिविजुअल मास कंसंट्रेशन इनटू इंडिविजुअल वेलोसिटी, ठीक है। तो इंडिविजुअल मास कंसंट्रेशन इनटू इंडिविजुअल वेलोसिटी किसी एक मॉलिक्यूल की, ठीक है। और ऐसी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, तो या फिर बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, अलग अलग गैसेस होंगी, तो उन सब का समेशन डिवाइडेड बाय टोटल मास कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज मास एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये यू ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वो भी करेक्शन होगा यहाँ पे। मास एवरेज वेलोसिटी है इंडिविजुअल पार्टिकल की, मास डेंसिटी है हमारी, और मास कंसंट्रेशन है इंडिविजुअल पार्टिकल का। और क्योंकि ये यहाँ पे u लिखा हुआ है तो वो मास एवरेज वेलोसिटी हो गई हमारी, ठीक है, मास एवरेज वेलोसिटी ये u, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे u नहीं है, ये v होना चाहिए। तो v हमारा मास एवरेज वेलोसिटी हो गया, ui जो है वो हमारा वेलोसिटी ऑफ, या फिर हमें vi बोलना चाहिए इसे, vi जो वेलोसिटी ऑफ स्पीशीज i है, ठीक है। तो vi जो है किसी ith स्पीशीज की वेलोसिटी हो गई, रो i जो है वो किसी ith स्पीशीज का हमारा वो हो गया मास कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है। और जो v है वो हमारा मास एवरेज वेलोसिटी हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे i जो है 0 से इन्फिनिटी तक वैरी करेगा, ठीक है। कितने सारे उसके अंदर कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम i को वैरी कराएंगे। और अब यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रो i जो होती है, दैट इज मतलब मास कंसंट्रेशन ऑफ ith स्पीशीज, दैट कैन बी रिटन एज mi अपॉन v, ठीक है, ठीक है। और मास कंसंट्रेशन को हम डेंसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। डेंसिटी को हम mi अपॉन v की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और m अपॉन m को अगर हम वेट मान लें, ठीक है, m को अगर हम वेट मान लें, m की का नोटेशन को चेंज करके w लिख दें, तो ये w अपॉन v हो जाएगा, ठीक है।
और फिर वही चीज यूज करेंगे अगर हम आइडियल गैस अज्यूम करते हैं, ठीक है, तो v की जगह v की जगह पे हम nRT अपॉन क्या पुट करेंगे, nRT अपॉन p पुट करेंगे, ठीक है, v की जगह पे, और फिर वो इस तरह से बन जाएगा। तो हमारा रो का एक फॉर्मूला जो है ये भी आ जाता है, ठीक है, इट इज मास कंसंट्रेशन का एक फॉर्मूला ये भी आ जाता है। उसके बाद हम यहां से देख सकते हैं, ये हमारा p अपॉन RT था, ये हमारा m वेट है, मतलब ये हमारा वेट है, ठीक है, और ये कंसंट्रेशन है, ठीक है। सो हाँ, तो अभी हमने देखा था ना यहाँ पर, एक मिनट ये देखा था हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, P अपॉन RT से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये P अपॉन RT दैट हैज बिकम मोलर कंसंट्रेशन, और m वेट जैसे वेट है हमारा, ठीक है। तो एक डेंसिटी का फॉर्मूला ये भी बन गया कंसंट्रेशन के फॉर्म में, ठीक है, और ये टोटल कंसंट्रेशन के फॉर्म में बन गया। इसको हम आयत के फॉर्म में भी लिख सकते हैं किसी आई कंपोनेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि हमने एक फॉर्मूला देखा था यहाँ पे कि दैट इज CI अपॉन C इज इक्वल टू YI, तो वही यूज किया गया यहाँ पे। CI हमें यहाँ पे ऑलरेडी था, तो हमने YI इंटू C हमने यहाँ पे रख दिया, दैट इज YI इंटू C टोटल, और हमारा एक ये फॉर्मूला भी बन जाता है। तो मतलब कुछ नहीं है, ये बेसिकली मॉडिफाई किया गया है अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। मास कंसंट्रेशन को हमने अलग अलग फॉर्म में मॉडिफाई किया है क्योंकि यहाँ पे हमें बेसिकली निकालना क्या होगा, मास कंसंट्रेशन ही कैलकुलेट करना होगा। स्पीड तो हमें दे रखी होगी, ठीक है, वेलोसिटी हमें दे रखी होगी, तो मास कंसंट्रेशन हम किस किस हम कंडीशंस में कैलकुलेट कर पाएंगे, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशंस हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलाज हमें हमने डिराइव कर लिए। बेसिकली कुछ नहीं किया, इंटरचेंजेबली हमने फॉर्मुलाज को रखे हैं और डिराइव कर लिया है, ठीक है। दिस इज मास एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे कंपोनेंट्स लिए हैं, उसका हम एवरेज निकाल रहे हैं, इसलिए हम एवरेज वेलोसिटी कह रहे हैं। और मास कंसंट्रेशन हमने कंसीडर किया, इसलिए हमने मास एवरेज वेलोसिटी कहा है। नेक्स्ट में मोलर कंसंट्रेशन कंसीडर करेंगे, इसलिए हम मोलर एवरेज वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। In an component mixture, the molar average velocity U is defined as कुछ नहीं हुआ, CI हो गया, UI हो गया, डिवाइड बाय समेशन ऑफ CI। मैंने बोला ही हम कंसंट्रेशन यूज करेंगे तो मोलर एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन यूज करेंगे, और मास कंसंट्रेशन यूज करेंगे तो हमारी मास एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये CI है, ठीक है, CI का समेशन मतलब C टोटल, सारे पार्टी के सारे कंपोनेंट्स का कंसंट्रेशन का समेशन क्या होगा, सी टोटल कंसंट्रेशन। तो अगर हम इसे सी टोटल लिख देते हैं, ठीक है, और ये समेशन ऑफ सी आई है, ठीक है, तो सी आई अपॉन सी टोटल हो गया, दैट कैन बी रिटन एज एक्स आई, और दैट कैन इंटरचेंजेबली रिटन फॉर गैसेस एज वाई आई। तो बस उसको हमने इंटरचेंजेबली लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर हमारा दो कंपोनेंट का सिस्टम, मतलब फॉर बाइनरी सिस्टम के लिए क्या होगा, दो ही कंपोनेंट है, तो ए कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट है, तो सी ए अपॉन यू ए प्लस सी बी अपॉन यू बी, दैट इज द समेशन ऑफ सी आई यू आई, ठीक है, उसकी जगह पे आ जाएगा। और दो ही कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट के कंसंट्रेशन का सम हो जाएगा, तो दैट इज सी ए प्लस सी बी। तो फॉर बाइनरी कंपोनेंट, ठीक है, बाइनरी कंपोनेंट सिस्टम, जो मोलर एवरेज वेलोसिटी यू बार है, और हमें याद रखना है कि हम मास एवरेज वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करेंगे और मोलर एवरेज वेलोसिटी को हम यू बार से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, या फिर हम v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मास एवरेज वेलोसिटी को, मोलर एवरेज वेलोसिटी को हम u बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल नोटेशन है, ठीक है। तो हम मोलर एवरेज वेलोसिटी में हमारा बाइनरी कंपोनेंट सिस्टम के लिए हम क्या बोलेंगे, सी ए यू ए प्लस सी बी यू बी डिवाइड बाय सी ए प्लस सी बी, ठीक है। यूनिट कुछ नहीं है, वेलोसिटी हमारी जो मीटर पर सेकेंड ही होती है, ठीक है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज स्मॉल, अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट बहुत 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 स्मॉल है, देन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मोशन ऑफ द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स टू द एवरेज वेलोसिटी आल्सो रिमेन स्मॉल। क्योंकि उसका कंसंट्रेशन स्मॉल है तो उसका मूवमेंट, ठीक है, और उसका कंट्रीब्यूशन ऑफ मोशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल टू द एवरेज वेलोसिटी, हाँ, और जो एवरेज वेलोसिटी हम कंसीडर कर रहे हैं उस पूरे मिक्सचर का, उसके अंदर उस स्मॉल पार्टिकल, उस स्मॉल सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की कोई वैल्यू रह नहीं जाती, उसके अंदर कोई मोशन की उसकी वैल्यू रह नहीं जाती, ठीक है। सो द एवरेज वेलोसिटी बिकम्स वर्चुअली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द मीडियम ऑफ द सॉल्वेंट। तो हमारा जो सॉल्वेंट का जो वेलोसिटी है उसी के ऊपर हमारी एवरेज वेलोसिटी टोटली निर्भर करेगी, या टोटली हम उसी को एवरेज वेलोसिटी मान सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूट इतने कम कंसंट्रेशन के अंदर है कि उसका मूवमेंट हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगेन इफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑल द स्पीशीज आर इक्वल, अगर हमारे दो चार स्पीशीज एक मतलब सॉल्वेंट के अंदर है और सबका मॉलिक्यूलर वेट हमारा सबका बराबर है, ठीक है, देन द मास एंड मोलर एवरेज वेलोसिटी आर द सेम,
ठीक है, तो हमारा मास और मोलर एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो सेम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी वेलोसिटीज तो हमारी वही रहने वाली है। डिफरेंस कहाँ पे हो रहा था मोलर और मास के अंदर, केवल उनके मास कंसंट्रेशन और मोलर कंसंट्रेशन के बीच में। अगर उनकी मास और उनका जो मोलिकुलर वेट है दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट सारे सबका बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, तो हमारा मोलर वेलोसिटी और मास वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे मेंशन करने लायक। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। हमने मास एवरेज वेलोसिटी पढ़ा, हमने मोलर एवरेज वेलोसिटी पढ़ा, ठीक है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम आगे फ्लक्स जब कैलकुलेट करेंगे तो इन्हीं वेलोसिटीज के ऊपर हम फ्लक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने मास एवरेज वेलोसिटी, मोलर एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, ठीक है, और हमने 4 टाइप के डिफ्यूजन देखे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। Thank you very much and please do like, subscribe and share our channel. Thank you very much.